सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज यूनिट फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय परिदृश्य में टैगोर का शैक्षिक चिंतन है। उसके शिक्षा बोध जो है, विश्व बोध दर्शन उन्होंने जो अपना बनाया है, उसमें जो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और उसका वर्णन कैसे किया है उन्होंने, यह पढ़ेंगे। जो आज विश्व भारती शिक्षा संस्थान है, बहुत बड़ा है अपने आप में, उसमें जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, भवन थे, अब उन्हें विभिन्न अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया गया है। उन्होंने उसके लिए मृणालिनी आनंद पाठशाला शिक्षा की व्यवस्था की है। वहीं उन्होंने संतोष पाठशाला बनाया है। वहीं में उन्होंने ये जो संतोष पाठशाला है, यह भी श्री निकेतन के परिसर में स्थित है। वहीं पर उन्होंने जो प्राथमिक स्तर की केजी की कक्षाएं हैं, उसकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था बनाई है। वहीं उन्होंने एक और बनाया है पाठ भवन। इसमें माध्यमिक विद्यालय शांति निकेतन के परिसर में स्थित किया गया है और यहाँ पर इन्होंने आवासीय और सह शिक्षा संस्था स्थापित की है। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है और रहने की भी व्यवस्था की गई है। अब उन्होंने बनाया है शिक्षा का सत्र। शिक्षा का सत्र जो बताया है उन्होंने, इसमें माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा व्यवस्था की गई है। यही इन्होंने फिर बताया है उत्तर शिक्षा सदन, जिसकी व्यवस्था शांति निकेतन के परिसर में की गई है। इसमें कक्षा 11 और 12 की जो कक्षाएं हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली स्थापित की गई है। उच्च जो शिक्षा है माध्यमिक, उसकी शिक्षा व्यवस्था इसके दौरान इसके अंतर्गत की गई है। वहीं पे उन्होंने अब बताया है विद्या का भवन। विद्या भवन में इन्होंने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस जो स्नातक है, उसमें परास्नातक और डिप्लोमा सर्टिफिकेट किस तरह के विषयों का के जो ये विषय हैं, इनके पाठ्यक्रम चलाए गए हैं और इसमें इसकी शोध की व्यवस्था की गई है। और फिर बताया है ने शिक्षा का भवन। शिक्षा के भवन में इसमें इन्होंने विज्ञान के स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है उसके पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और उनके प्रशिक्षण पत्र दिए जाते हैं और उनके जो शोध कार्य हैं उसकी भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। फिर उन्होंने ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये कला और साहित्य के अनन्य प्रेमी थे। इन्होंने अपनी जो शिक्षा संस्थाएं थी उनमें कला के लिए भी अलग से एक कक्ष निर्मित किया था और वह अब विश्व भारती में एक कला विभाग के नाम से स्थापित संस्था या ये विभाग बनाया गया है, जिसमें इन्होंने कला में स्नातक और परास्नातक, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए शोध कार्य की व्यवस्था की गई है। उसमें प्रशिक्षण पत्र दिए जाते हैं जिसकी उचित व्यवस्था वहां पर की गई है। वहीं इन्होंने संगीत भवन का भी निर्माण कराया है। वहां पर इसमें संगीत में भी स्नातक है, परास्नातक है और उनके जो डिप्लोमे हैं उसमें जो भी प्रशिक्षण पत्र हैं वह दिए जाते हैं और उनके दौरान जो भी कार्यक्रम है वह सब किए जाते हैं। उनके शोध कार्य की भी व्यवस्था इस विभाग के अंतर्गत की गई है। वहीं इन्होंने विनय भवन की भी स्थापना की है। यह भी शांति निकेतन
प्रशिक्षण है, उन्हें शिक्षक को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से भावी नागरिक तैयार करने चाहिए जो हमारे देश में ये कहे कि उसके विकास में सहयोग दे सके, ऐसे भावी नागरिक तैयार किए जा सके। इसके लिए वहाँ पर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है और भावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। वहीं उन्होंने रविंद्र भवन का भी निर्माण किया गया है। रविंद्र भवन में कोई भी शिक्षण कार्य नहीं होता है, उसमें जो भी ये कहिए रविंद्र ठाकुर जी की जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, उनको रखा गया है वहाँ पर, और उनके ऊपर जो भी शोध कार्य होते हैं उसकी उचित व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को इसमें जितने भी छात्र वहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए या फिर ये कहे कि शोध कार्य करने के लिए, उनका एक उचित केंद्र बनाया गया है, जिसमें वह रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय को और उनके द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़े और उन पर अपने किए गए शोध कार्यों को करें। उसकी उचित व्यवस्था इस रविंद्र भवन में की गई है। वहीं उन्होंने रूरल एक्सटेंशन सेंटर की भी स्थापना की है। इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण युवकों को साक्षरता के प्रसार, सामाजिक शिक्षा के प्रसार और जन शिक्षा कार्यों के संपादन में प्रशिक्षित किया जाता है। वहीं पर उन्होंने ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको हस्तकौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है और जन सेवा के जो भी केंद्र हैं, जैसे दूसरों की सेवा करना, जन सेवा करना और भाई ये कहिए कि समाज सहयोग के जितने भी कार्य हैं उन्हें करने के जो भी प्रेरणा है वह उसके अंतर्गत दी जाती है और विभिन्न कार्यों को किया जाता है। सह शिक्षा का विकास किया जाता है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि उसके माध्यम से शिक्षा का सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और विभिन्न उनके संबंधित विभिन्न कार्य जो किया जाए उनको वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाया जाता है। और वहीं पर उन्होंने शिल्प भवन का भी निर्माण किया है। इसमें हैंडलूम, वीविंग, वुडवर्क, पोट्री और हैंडवर्क आदि कार्य के डिप्लोमे या सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे ये कहिए कि व्यक्तियों को कुशल कार्यों में पारंगत किया जा सके। इसके लिए वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। वहीं उन्होंने पल्ली चर्चा केंद्र का भी निर्माण किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं के क्षेत्रों में शोध कार्य किए जाए ऐसी व्यवस्था की गई है और इन शोध कार्यों की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वहीं उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यह विभाग श्री निकेतन के परिसर में स्थित किया गया है। इसमें बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और सोशल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में शोध कार्य कराए जाते हैं। वहीं इन्होंने पल्ली शिक्षा भवन का भी निर्माण किया है। यह भवन भी श्री निकेतन के परिसर में स्थित किया गया है। इसमें कृषि महाविद्यालय बनाया गया है और इसमें कृषि में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और साथ ही कृषि के शोध कार्य की भी व्यवस्था की गई है। वहीं इन्होंने एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की व्यवस्था की है। इसमें इस संस्थान में कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य की व्यवस्था की गई है। वहीं इन्होंने एक शिक्षा चर्चा केंद्र भी निर्मित किया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था
की गई है। यह जो प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह हमारे देश के जो भावी नागरिक हैं उन्हें तैयार करने के लिए एक उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे वह सभी बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर सके और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ला सके। वहीं उन्होंने शिक्षा के अन्य पक्ष भी बताए हैं। शिक्षा के अन्य पक्ष जैसे जन शिक्षा, और इसके बाद बताया स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि। इन्होंने जन शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया है और वह अपने पक्षों पर भी गुरुदेव ने अन्य पक्षों पर विचार करते हुए जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। जन शिक्षा गुरुदेव ने तत्कालीन भारतीय हीन दशा देखी थी और साथ ही पाश्चात्य देश का वैभवशाली जीवन भी देखा। तो इन्होंने यह अनुभव किया कि हमारे देश की जो हीन दशा है उसका मूल कारण है हमारे देश में शिक्षा का अभाव, जिसके कारण हमारे देश की जनता इतनी हीन दशा में अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर हमारे देश में भी सुचारू रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो हमारे समाज के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा और वह भी अपने भौतिक जीवन के सुख को प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तो उन्होंने जन शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया और इन्होंने जन शिक्षा को गुरुदेव ने थोड़े व्यापक रूप में लिया और प्रथमतः उन्होंने गांव और शहर के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की और निःशुल्क शिक्षा इन सबको प्रदान की जाए इसकी व्यवस्था की और अशिक्षित करोड़ों को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसा उनका मानना था। और वह चाहते थे कि हमारे देश के जो भी प्रौढ़ व्यक्ति हैं उन्हें भी शिक्षित किया जाए। अतः गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि हमारे देश की जो 70% जनसंख्या है वह गांवों में निवास करती है, इसलिए शिक्षा में अगर ग्रामों जीवन की समस्याओं को विशेष स्थान दिया जाए तो हमारे देश की जनसंख्या या हमारे देश का उत्थान हो सकता है और यह उत्थान ग्रामों उत्थान के बाद ही हो सकता है। अतः प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी गुरुदेव ने रात्रि पाठशालाएं चलाई जाई और खोलने पर बल दिया और कहा कि प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षक और माध्यमिक स्तर के जो शिक्षार्थी हैं अगर वह इन पाठशालाओं का संचालन करें और प्रौढ़ों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें तो यह संभव होगा कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े और यह तभी संभव है अगर सभी प्रति व्यक्ति समाज के इस कार्य में अपना योगदान दे। वहीं उन्होंने स्त्री शिक्षा बताई है, स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया है। उनकी शिक्षा की पूरी रूपरेखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार की और गुरुदेव के अनुसार प्राथमिक शिक्षा लड़के और लड़कियों सबके लिए समान होनी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए
उसकी शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रत्येक बालिका को प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एक पत्नी और माताएं जो हैं, पत्नी और माताओं की भूमिका प्रत्येक लड़की को निभानी होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक लड़की को भी लड़कों के समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोनों को किसी भी प्रकार की शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए और समान सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती अगर, तब हमारे देश का उत्थान संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया और कहा कि अगर कहीं पर लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए अगर विद्यालय की अलग से व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सह शिक्षा व्यवस्था में समान शिक्षा दी जाए, लड़के और लड़कियों को भी संपूर्ण शिक्षा दी जाए। और इस चीज के लिए वह स्त्री शिक्षा के प्रति वह सचेत रहे और उन्होंने उसकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। वहीं वह व्यावसायिक शिक्षा के भी ये कहे कि गुरुदेव जो थे वह व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक बल देते थे, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे देश तरक्की कर सकता है तो वह तभी जब हमारे देश के जितने भी सदस्य हैं वह व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करें और अच्छा कार्य करें और अपने कार्य में निपुण रहे और इससे हमारे देश का आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठेगा, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। और क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कुटीर उद्योगों का देश है, अगर हमें इस तरह कृषि की अच्छी शिक्षा मिलेगी, कुटीर उद्योगों की अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम उस ओर अधिक प्रयास करेंगे और जब इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी तो कार्य भी अच्छा होगा और आधुनिक विज्ञान और तकनीकी से भी हम वंचित नहीं रहेंगे और हम भारी उद्योगों के कार्यों को भी सीख लेंगे और उसकी भी हम उचित रूप से व्यवस्था कर सकेंगे और यह सब उच्च शिक्षा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा जो है यह व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी हमारे देश में होनी चाहिए। वहीं उन्होंने धर्म की शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। गुरुदेव का दृष्टिकोण ही धर्म के प्रति विस्तृत था। इनके शब्दों में धर्म असीम के प्रति एक तीव्र इच्छा है और उसकी आनंद भरी अनुभूति कराता है। ये अंधविश्वासों, पूजा पाठों व आडंबरों से दूर थे, वह इसके विरोधी थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सच्ची धार्मिकता जब तप में नहीं है, मानव द्वारा मानव की सेवा में है और मानव मात्र की सेवा करने में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। विश्व कल्याण की भावना के द्वारा हम एकात्मक भाव को महसूस कर सकते हैं और एकात्मक भाव ही हमें सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि धर्म की शिक्षा उपदेश, व्याख्यान अथवा पुस्तकों के माध्यम के लिए इन्होंने विद्यालयों में प्रारंभतः सुबह को प्रार्थना करने से, सभी धर्मों के पैगंबरों का आदर करने और सभी के जन्म दिवस मनाने और उनके उपदेशों से सभी बच्चों को परिचित कराने पर बल दिया और कहा कि प्रकृति, कला और संगीत के सौंदर्य में ही ईश्वरीय तत्व प्राप्त होता है और उसकी अनुभूति कर सकते हैं। सभी दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए और सभी गिरोहों को उठाने पर और दूसरों की सेवा भक्ति में जो सुख प्राप्त होता है वह अन्य किसी तत्व में प्राप्त नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए